मेटा इथिक्स। इसकी आवाज तो जो है हिमानी से मैच करती है, क्यों? आज जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग का फोटो भेजी थी हमारे सामने क्यों आता है सर? वो हाथ भी तो मैच कर रहे थे सर। मेरे पास भी आता है रितुल भैया, उसको कंटिन्यू कीजिएगा तो हट जाएगा। अच्छा अच्छा। सुबह हम भी परेशान हो गए थे। ठीक है। परानैतिकता, सर हेडिंग क्या रहेगी इसकी? वही तो गलवा रहे यहीं से हैं। स्टार्ट कर दें? ओके। टाइप्स ऑफ इथिक्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ वही पूछ रहे थे। कितने तरह की थी, उस पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे कि ये कंपोनेंट्स ऑफ इथिक्स और इथिक्स क्या होती है। ठीक है, इसको पढ़ डाले। नैतिकता के घटक, वो बिंदु जिनसे मिलकर के नैतिकता बनी, और नैतिकता क्या होती, उसकी परिभाषा और उसकी तुलनात्मक समीक्षा की। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि नैतिकता होती क्या है, कितने तरह की नैतिकता होती क्या है, पढ़ चुके हैं। कितने तरह की होती है नैतिकता, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। परानैतिकता। सर ये फर्स्ट टाइप है? हाँ, पहली, एकदम पहली तरह की। जैसे ट्रांस हिमालय पर हिमालय शुरू होता है, वैसे ही मेटा इथिक्स, इसे क्रिटिकल इथिक्स भी कहते हैं, है ना। इसका सीधा सा मतलब है क्या सही है, प्रत्यक्ष नजर में जो दिखाई दे रहा है क्या सही। ठीक है, व्हाट इज गुड। दूसरा नाम क्या बताया सर इसका? अरे लिखा तो है बड़ा बड़ा। नहीं, कुछ और बताया था अभी आपने एक वर्ड में। क्रिटिकल इथिक्स, क्रिटिक्स। हाँ हाँ, क्रिटिकल। क्या सही है, इस चीज को समझना कि क्या सही है, यही होती है मेटा इथिक्स। यानी इथिक्स का शुरुआत ही मेटा इथिक्स से होता है। पहले मेटा इथिक्स होती है, वो बताती है कि क्या चीज सही है। डायरेक्ट केवल इसमें यही है कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। तो कैसे जानोगे क्या चीज सही है? कोई चीज हमारे लिए सही है या दूसरे के लिए सही है। तो ये मौलिकता नहीं, इथिक्स है। तो दूसरे के लिए क्या चीज सही है, समाज के लिए क्या चीज सही है। अगर तुम किसी इंडिविजुअल के सामने हो तब इंडिविजुअल लेवल पर, समूह में हो तो समूह स्तर पर। व्हाट इज गुड, वो बताती मेटा इथिक्स। क्या करा जाए कि वो सही हो, जिससे कि किसी दूसरे को कुछ भी बुरा फील ना हो, है ना। अपनी मनोभाव पर नियंत्रण रखते हुए कुछ भी ऐसा ना है जो है, क्या मतलब ना करें, यहाँ पर नहीं है, क्या करें यहाँ पर है। क्या व्यवहार करें, क्या चीज करें, किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत रखें, किस तरह से अपना एटीट्यूड रखें, किस तरह से अपना बिहेवियर रखें कि दूसरे को सही लगे। ठीक है, दूसरे को सही लगना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा व्यवहार खराब ना लग रहा, तो वही होती है। मतलब मेटा एथिक्स इथिक्स से एक श्रृंखला ऊंचे है, एक चरण ऊपर है। अब इसी को जब अप्लाई कर देंगे, यानी एक तरह से पहले से सोचना, वो होता है मेटा एथिक्स। जैसे जिसका शुरुआत पहले से हो जाता है, फिर वो अप्लाई होता है, तो वही जाकर के बनती है अप्लाइड इथिक्स। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कैसे। इसी के बाद पैदा हो जाएगी अप्लाई, प्रायोगिक इथिक्स। इसमें सिर्फ सोचना होता है, और जो सोचे होगे वही यहां पर करोगे, है ना। मेटा एथिक्स देखने में व्यवहार के रूप में नहीं आती, लेकिन आधार वही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग है और वहां पर आप जा रहे हैं, तो आपकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए पहले डिसाइड करोगे ना। पहले डिसाइड करोगे ना कि हम क्या कपड़ा पहन के जाएंगे। जी सर। है कि नहीं। जैसे हम मान लो जा रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग है ना, और वहां पर हम
क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, डेनिम का जो हाफ वाला कैपरी आता है पहनने, और क्या कहते हैं एक हाफ टी शर्ट पहन, कपड़ा तो पहने ही है ना, या फिर कुर्ता पैजामा पहन लें, पूरा शरीर ढका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो घर में पहनते हैं कपड़ा पहन के चले गए, वहां पर दिमाग से मतलब है कि कपड़ा से मतलब है, ठीक है। अब वहां पर गए इस तरह से जो है वेशभूषा लेकर के, तो वहां पर यह सोचना है कि वो लोग सोचेंगे क्या, क्या वहां पर जब सब लोग सूट बूट टाई लगा के आए होंगे तो मुझे इस तरह से करके जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या ये अच्छा है ना। बिल्कुल बुरा नहीं नहीं सर। पहने हैं, बुरा नहीं पहने हैं, पूरा शरीर हमारा ढका हुआ है ना, लेकिन वो सही है, तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन क्या वो वहां के हिसाब से सही है, वो गुड है क्या, नहीं है। तो वहां के हिसाब से एक ड्रेस कोड नहीं है सर। वो ही पहन के जाना। इंटरव्यू में गए, वहां पर उसका ड्रेस कोड है, वही पहन के जाना, और नहीं लगना चाहिए किसी को, खराब नहीं लगना चाहिए, वहां पर क्या सही है वो चीज आपको सोचना है इस दशा में। हाँ, बाबा जैसे भगवा पहन के क्लास लेते हैं, है ना, नहीं तो यहाँ पर गुड है, मतलब यहाँ पर कुछ इथिकल बीच नहीं है, दिखाई दे रहा है। ये इनको सोचना है कि वो क्या वो सही है वहां कि नहीं है ना। यहाँ पर अपना एटीट्यूड, यहाँ पर अपना भौकाल, और चेले बने, और स्टूडेंट इनसे डरे, अगर इनकी भावना है तो क्या वो इथिक्स के दायरे में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये रितुल जी बताएंगे अभी सोच के, कि ये मेटा इथिक्स का पार्ट नहीं। इथिक्स का मतलब पहले कोई चीज होने वाली है ना, अप्लाई होने वाली, उसके पहले आप विचार बनाते, जैसे आप बहुत दिन बाद मान लीजिए घर जाते, ठीक है, शिवेंद्र जो है मान लो महीने भर की छुट्टी लिया घर जाने के लिए, है ना, तो वो घर जाने से पहले क्या प्लान बना रहा है ना, कि जो भतीजे हैं उनके लिए मैं चॉकलेट का डिब्बा ले लूं, देखेंगे चाचा चाचा करते हुए आएंगे तो उनको मैं खिला दूंगा, है, बीवी के लिए कपड़े ले लूं, है ना, सुंदर सुंदर ढेर सारे कपड़े, जैसे जाएंगे वैसे दिखा देंगे सब, मम्मी के लिए कुछ ले लूं, पापा के लिए कुछ ले लूं, हाँ। और जाऊंगा तो फिर इनको मैं कहीं, बहुत दिन से मम्मी कह रही थी मुझे यहाँ वाला मंदिर घूमने जाना है, तो घुमाऊंगा। अब ये सब भूमिका पहले से बनी, ये जी अपने सर। दायित्वों को पहले से सोच रहे हैं, है ना, तो ये मेटा इथिक्स यही है, यही है मेटा इथिक्स। अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो कोई इनको घर से बाहर नहीं कर देगा, हालांकि कुछ लोग बाहर भी कर दिए जाते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो घर तो से, कहीं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग आ रही है क्या? फोरकास्टिंग आ रही है कि हम जब जाएंगे तो वहां पर कैसे व्यवहार करना है, पहले से डिसाइड होता है, अचानक से पहुंचेंगे तो नहीं प्री कर जजमेंट देंगे, पावर कह सकते हैं। जजमेंट है ये, इसमें जजमेंट है, ठीक है, निर्णयन की प्री क्षमता जजमेंट। इसमें देखा, प्री जजमेंट, प्रुजिडिस, है ना, तो वहां पर पहले से फील किया जा रहा है, हम जाएंगे तो वहां पर जो बच्चे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हमसे। अब ये जाएंगे, मान लो चाचू उनके लिए चॉकलेट लेके नहीं आए हैं, तो बच्चे कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं होने वाले हैं, वो खराब भी नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर ये लेके जाते हैं, और जैसे देखते हैं इनको दे दिए तो तुरंत कूद करके बच्चे गले लिपट लेंगे, और वैसे भी कूद के गले लिपट लेंगे, लेकिन कुछ नहीं पाएंगे तो तुरंत चले जाएंगे। हो सकता है एक आध बच्चा जो है छदरी हो, कहेगा चाचू बहुत कंजूस है, गंदे हैं, है ना, सही है सर। और वही वादा वादा याद लेंगे, वो याद लेंगे कि आपने कहा था कि आप लाओगे, आप लाएंगे नहीं, अगर इन्होंने कह रखा है तो मेटा इथिक्स नहीं है, अगर इन्होंने कह रखा है तो मेटा इथिक्स नहीं है वो, ठीक है, वो अप्लाइड हो गई, मन में निश्चय करना ना। ये पहले से कहीं जा रहे हैं तो उसके पहले से जो चीज सोच लिए हैं कि ऐसा करूंगा जिससे कि सब सही रहेगा, ये अच्छा रहेगा, और यही व्यवहार वो जब वहां पहुंचेंगे तो ये अप्लाइड हो जाएगा, यानी अप्लाइड इथिक्स का पापा मेटा इथिक्स है,
आप तभी अप्लाई करोगे ना जब पहले से प्लान बनाए रहोगे कि अचानक ही अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारी चीजें अचानक अप्लाई होती हैं, लेकिन मेटा एथिक्स का मतलब यह है कि हम क्या पहले से निर्णय करके रखे हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो उस समय की सर्कमस्टांसेस क्या होंगी और वहां पर क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं एक इथिकल व्यक्ति लगूंगा, एक सही व्यक्ति दिखाई दूंगा। इसमें डर नहीं है, लेकिन इसमें डर नहीं है, इसमें कुछ बैड नहीं है कि अब जो है बीबी नहीं लेके गए हो कपड़ा तो कह देगा वार ऐसा है, सवेरे गाड़ी पकड़ो निकल ले है ना। कुछ लोग हैं बस जो घर से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, मम्मी पापा हैं, लेकिन कमरे के बाहर रात भर उनको बैठना पड़ेगा। ठीक है, सही है सर। ये भी होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है मेटा एथिक्स। इसको आप समझ चुके होंगे कि क्या हो। सर ऑफिशियल में इसको कैसे कहेंगे अगर कोई जैसे सिविल सर्वेंट के टर्म्स में? सिविल सर्वेंट्स के टर्म्स में ऑफिशियल डीलिंग के समय, मीटिंग के समय, या फिर जैसे कहीं पर कोई कांड हो रहा है, जैसे कहीं दंगा हो रहा है और दंगा करने वाली पार्टी जो है बहुत क्रूशियल स्टेज में पहुंच चुकी है, मरो मारो की स्थिति है, पत्थर फेंक के मारी है, बहुत सारे लोगों को घायल करती है, आपके जवान भी थोड़ा घायल हो गए। तब तक आप वहां पर पहुंचते हो, आप एसपी हो वहां के, और फोर्स लेके पहुंचते हो, दिमाग खराब सुनने पे आया कि हमारा तुम्हारा एक बहुत जो है फेवरेट सिपाही था, उसको लोग पीट दिए। अब आपको वहां पर मेटा एथिक्स लगेगी, जाऊंगा पहले कूटना शुरू करूंगा इन लोगों को, बात बाद में करूंगा, मेहर तुम्हारे लिए है कि नहीं। सर मतलब अवलोकन या एनालिसिस कर लेना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अवलोकन या उसका एनालिसिस करना ही परम नैतिकता है, ऐसा बोल सकते हैं? पूर्वावलोकन शब्द अच्छा है, इसमें अनुमान होता है। ठीक सर, लेकिन ये तो मेरे डिसीजन को निगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर हम किसी चीज के लिए पहले से प्रीजुडिसेस पाल के रखे हुए हैं। प्रीजुडिसेस मतलब हम वहां पर जाएंगे तो दिमाग में हमको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि हम हैं उस तरह के कि हम जाएंगे तुरंत कह देंगे पहले पीटो इनको, लठिया दो, लाठी चार्ज का आदेश। जनरल डायर ने मेटा एथिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, है कि नहीं, उसका परिणाम हुआ था जो हुआ था। अगर जनरल डायर मेटा एथिक्स का इस्तेमाल करता तो वो नहीं होता। जाने से पहले 2 मिनट वो मेटा एथिक्स अप्लाई करता कि मैं जाऊंगा, लोगों को पहले समझाने का प्रयत्न करूंगा, मैं कुछ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा, जाते ही ना तो हवाई फायर भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक स्थिति परिस्थिति बनने के बाद ये अंतिम चीज होगी जो देखा जाएगा। वहां के लीडर से मिलूंगा, उससे बहुत प्यार से बात करूंगा, मामले की गंभीरता को समझते हुए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। ये सब सोच के वहां जाओगे तो तुमसे अचानक गोली नहीं चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी तुमने उसको डिसाइड कर रखा है। ठीक है, अब तुमसे अनइथिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब तुम वहां पहुंचोगे तो इथिक्स अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि पहले से तुमने समीकरण बना रखा है, तभी वहां पर जाकर के इथिक्स दिखा पाओगे। नहीं तो जनरल डायर बन जाओगे। आज तक कोई कह सकता है कि वो बहुत इथिकल था? कोई कह सकता है क्या वो इथिकल था? नो सर, नहीं था। जनरल नहीं था डायर सर, बिल्कुल नहीं था। इथिकल नहीं था। आज तक उसके इथिक्स की आलोचना होती है कि उसने इथिक्स को अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने मेटा इथिक्स पर विचार नहीं किया। ठीक है, ये चीजें होती है। आपका एक अधिकारी आपको बुला रहा है कि आज एक काम है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे रिलेटिव हैं, हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक केस ट्रांसफर करता हूं और ये जेन्युइन फाइल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, फाइल भी तुम देख लेना, लेकिन दरअसल मेरे रिलेटिव हैं और मुझे एक तरह से ऑफिशियल इथिक्स के तौर पर मैं इनकी फाइल साइन नहीं कर सकता हूं, तो तुम इस फाइल को साइन कर दो। ठीक है,
अब तुमको यहाँ पर मेटा इथिक्स लगाना पड़ेगा। अथॉरिटी है कि नहीं है पहली बात तो। हाँ, तुम उसका इंटरव्यू लो, कहीं उसने घूस तो नहीं दिया है ना, कहीं उसने घूस तो नहीं दिया है, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पर इस दशा में करना क्या चाहिए? क्या मुझे अपने ऊपर के डिपार्टमेंट वालों को इसकी सूचना देनी चाहिए, है ना? नॉर्मली कोई केस ट्रांसफर होके आता है तब तो मैं नहीं पूछता हूँ, तो क्या इस केस के लिए पूछना चाहिए? ये अधिकारी भी मेरा दोस्त है, कल को मेरे पास ऐसी फाइल आएगी तो उसको भी देना पड़ेगा, है ना? तो क्या यहाँ पर क्या करना चाहिए, है ना? यहाँ पर क्या वो इथिकल कंडक्ट होगा? तो पहले से ये जो डिसाइड करना, पूरी लिस्ट मंगवाना कि कौन कौन था, किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, क्या केस है, इस चीज को समझना, उसको बुलाना, उसका इंटरव्यू लेना, फिर वहां पर डिसाइड करना कि हाँ करना है कि नहीं करना है। तो ये होती है मेटा एथिक्स। ये तुरंत नहीं कह देंगे कि लाओ भाई ट्रांसफर कर दो फाइल, फिर मैं देखता हूं। उसको ट्रांसफर करने से पहले ही समझा दो अगर नहीं करना है ना, मामले की गंभीरता की जानकारी लेते हुए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति को आप मारपीट के केस में गिरफ्तार करते हैं, दरोगा साहब, थोड़ी देर बाद मंत्री फोन आता है एसपी साहब के पास, और एसपी साहब कहता है कि उसको छुड़वा दो, ठीक है, वो तो मेरा भतीजा है ना? अब यहाँ पर ये काम करने से पहले, दरोगा को आदेश देने से पहले जो सोचोगे वही मेटा इथिक्स है। करने से पहले जो सोचोगे ये क्या इथिकल होगा कि नहीं होगा, है ना? या फिर वो कह दे कि नहीं, हमारा उतने रिलेशन भी नहीं बताया कि हमारे कौन लगते हैं, वो सीधे बोला कि अरे वो बेगुनाह है, उसको छोड़ दो। और मंत्री जी ने कह दिया है तो मंत्री जी के खास बनने के लिए तुम सीधे कहते हो, आदेश दोगे, दरोगा तुरंत छोड़ देगा। एसपी फोन गया है कि औकात नहीं है ना? लेकिन औकात तो है उसकी, औकात तो है। अगर उसने चार्जशीट दाखिल कर दी तो एसपी कुछ नहीं कर पाएंगे, कमिश्नरों कुछ नहीं कर सकता है अगर दरोगा जिद पे आ गया है ना? कानून की ताकत होती है। लेकिन यहाँ पर एसपी साहब, अगर मान लो एसपी साहब आदेश दे देते हैं तो अब दरोगा का मेटा इथिक्स क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? इससे हम एसपी साहब के खास बन जाएंगे, नहीं तो एसपी साहब से पंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या है? ना छोड़ना सही है जब तक मामले की जांच पड़ताल ना हो जाए। तो वहां पर तुरंत दरोगा साहब क्या करना चाहिए, चार्जशीट दाखिल कर देना चाहिए, और वहां पर कहना चाहिए साहब चार्जशीट दाखिल हो गई है ना, FIR लिखा जा चुका। एसपी को भी सेम ही करना चाहिए, बोले नेताजी से बोल दे कि मैं चेक करता हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतना कर दूंगा, बाद में रिप्लाई दे दे कि भाई चार्जशीट दाखिल हो गई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ वही चीज है। नहीं तो वो मान लो अपना मेटा इथिक्स का लॉस करते हैं तो दूसरे के पास भी अपना इथिक्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन है ना? अब वो पैसा लेकर के, या फिर खास बनने के लिए, या फिर डर के मारे, है ना, किसी भी हालात में उसको छोड़ देता है, तो वहां पर वो मेटा एथिक्स क्या कहते हैं का इस्तेमाल नहीं किया, बाकी जो भी किया उसने गलत किया फिलहाल, ठीक है। एथिकल कंडक्ट नहीं है, और यही सोचना उतनी देर के अंदर कि अब क्या करूं क्या ना करूं, है ना, ये कैसी मुश्किल है। दिस इज द मेटा एथिक्स, है ना, दिस इज द मेटा एथिक्स। मतलब सार इसका यही है निकल के, कोई भी अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसके परिणाम पर भी हम सोच लें, अनुमान लगा लें कि नहीं, परिणाम ये तो इसका एक्शन लेंगे तो परिणाम का मतलब यहाँ दूसरा हो गया। परिणाम तो ये है कि दरोगा साहब का ट्रांसफर हो सकता है अगर वो इथिकल रहे तो। परिणाम तो ये भी हो सकता है कि नहीं? नहीं जैसे मेटा एथिक्स में सर वही तो है, इसका मतलब अपने बारे तो में नहीं सोचना है ना उसमें। जो सार इसका ये है,
व्हाट इज गुड कि फॉर मतलब हम जो भी अदर, एक्शन ले रहे हैं उस पर कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं। ये पहले से अनुमान लगा लेना, ये और वहां पर क्या सही रहेगा यही तो है ना। ये पहले से सोच लेना। ठीक है, यही है, ताकि हम जब वो करेंगे तो हमारा वो इथिक्स कर्म बन के आ जाएगा, वो एक इथिकल अप्रोच दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा नहीं है, एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं है कि मेटा इथिक्स पर आप चलने के बाद भी अप्लाइड इथिक्स पर चल पाते। कभी कभी क्या होता है, अचानक पहले से हम पूरा डिसाइड किए रहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक सब चेंज हो जाता है। कभी कभी हम डर जाते हैं, सही में डर जाते हैं, और हम सोचे भी कुछ रहते हैं पर हम अप्लाई नहीं कर पाते। इसका मतलब ये भी है कि मेटा इथिक्स जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानस अवस्था है, एक पूर्व मानसिक दशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, जो चेंज भी हो सकती। कभी कभी क्या होता है कि होता भी है ऐसा, हम मन में बहुत सोचे होते हैं, है ना, कि ऐसा करेंगे, वैसा ऐसा ही रहेगा, सब कुछ वहां पर ऐसा रहेगा, लेकिन अचानक से हम पहुंचते हैं तो फिर हमारा जो कुछ सोचे रहते हैं वो उसका उल्टा हो जाता है। तो वो चीज ऐसा है नहीं कि आप मेटा इथिक्स पर चल रहे हो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो होती हैं वो मेटा इथिक्स पर भारी पड़ जाती हैं। स्थितियां एवं परिस्थितियां मेटा इथिक्स को गड़बड़ कर सकती हैं, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सारी कंडीशन, सारी संभावनाओं को अगर पहले ही विचार कर लिया जाए तो इथिक गड़बड़ नहीं होगी। जैसे एक दिन पहले हम मान लो क्या कहते हैं, सिगरेट पी रहे थे कहीं, पापा ने देख लिया, ठीक है, पापा ने देख लिया दोस्त के साथ। अब वहां पर कुछ नहीं बोले और घूर के चले गए। अब जो है, अब एथिकल नहीं लग रहा है। अब वो जो है क्या करता है कि अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अगले दिन जो है रिजल्ट आ जाता है इंटर का, और उसमें वो टॉप कर जाता है। अब वो घर जाता है, अब घर जाने के पहले एक बार तो इथिक्स गड़बड़ हो चुकी है। पापा का इथिक्स अच्छा था कि सबके सामने पीते नहीं, है ना, उनका अप्लाइड इथिक्स अच्छा था, क्योंकि वो घर में आराम से कूटेंगे, है ना, वो लाठी में तेल वेल लगा रहे होंगे, धूप में सूखा होगा। हाँ। तो घर अब का तुम खेत जाओगे में कहाँ तो जाओगे? तुमको बड़ी खुशी से, तुम्हारे दिमाग में बड़ी खुशी से रिजल्ट दिखाऊंगा, पैर छूऊंगा पापा का और बताऊंगा कि हाँ वो उसने क्या कहते हैं पहली बार था, वो बहुत जो है हमसे चैलेंज किया था, है ना, तो हमको करना पड़ा, बस ऐसे देख रहे थे, है ना। और पापा जैसे रिजल्ट देखेंगे वैसे खुश हो जाएंगे। लेकिन वहां गए और वहां बरसात होने लगी जूते की। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले ये सोचा था कि केवल रिजल्ट ही दिखाएंगे और पापा खुश हो जाएंगे। उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि कल वाली बात पे कुटाई भी हो सकती है, तो कुछ और करना चाहिए, है ना। शपथ भी ग्रहण करूंगा, वहीं तुरंत जाऊंगा, कान पकड़ के मुर्गा बन जाऊंगा और कसम खाऊंगा कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। रिजल्ट का नामो नहीं लूंगा तुरंत, है ना। पापा पहले फोन पे बतवा देता हूँ, थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाएगा, नहीं देखते ही मारने लगेंगे। फोन से किसी को बतवाऊंगा कि मेरा टॉप हो गया है, और उसके बाद 3 घंटे बाद जाऊंगा, तब तक गुस्सा उतरा रहेगा और जाते ही मुर्गा बन जाऊंगा। अगर इसने एक बार भी ये सोचा होता कि रिजल्ट आने के बाद भी मैं मार खा जाऊंगा, तो वो इस तरह की चीजें सोच पाता। मतलब पहले से ही अगर तुम सारे पहलुओं पर सोचे रहोगे, है ना, कैसे मैं अपने मेटा एथिक्स को बनाऊं कि सब सही रहे, है ना, तो वही है मेटा एथिक्स। ठीक है, और नहीं सोचे उस पहलू को तो गड़बड़ मामला।
ठीक है, ये चीज होती है मेटा एथिक्स, और ये इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। सर हाँ सर इसमें जो अवलोकन है, इसमें एक तरीके से अपन के पुराने एक्सपीरियंसेस काम आ सकते हैं ना, पुराने एक्सपीरियंस बहुत काम आते हैं। इसी तरीके से अपन एक मानसिक दशा बना सकते हैं अपनी कि हाँ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ पुराने अनुभव के आधार पर ही। ठीक है, हाँ सही बात। अब इसके बाद आती है अप्लाइड इथिक्स, यही अप्लाई है, यानी कि हर अप्लाइड इथिक्स के पहले मेटा इथिक्स होती है ना। और कोई सर जरूरी भी ऐसे नहीं है। एक और हाँ, कोई जरूरी सभी भी नहीं है। हाँ एक दो दिन पहले केस आया था छत्तीसगढ़ में, कहीं कहीं के हाँ। डीएम थे, वो चेकिंग पे जा रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन एक आदमी जो है जरूरी जरूरी सामान ले सूरजपुर रहा के था, डीएम। हाँ हाँ तो क्या हुआ? मोबाइल लेके तोड़ दिया उस आदमी का, गुस्से में, और थप्पड़ मारा डीएम ने। वह वीडियो रिकॉर्डिंग एक 13 साल का लड़का कर रहा था, पुलिस से पिटवाया हाँ उसको। हाँ, ये केस स्टडी बनेगी। हाँ, ये केस हाँ स्टडी इसका बन सकती है। वीडियो है, मैं सर वो डाल लड़का दूंगा। टेस्ट करने जा रहा था, वो लड़का टेस्ट करवाने जा रहा था, सूरजपुर के डीएम ने ये किया था और उनको पदमुक्त भी कर दिया गया है। तो वो जो है वहां पर सोच नहीं पाए, वो सोच नहीं पाए कि हमको करना क्या चाहिए। एथिकल कंडक्ट है कि नहीं, एथिक्स कमजोर रह गई, हमको लगता है पढ़े नहीं होंगे, है ना। ऐसा ही केस एक त्रिपुरा में हुआ था। ऐसा ही केस हुआ था, एक पंडित जी को शादी में, पंडित जी को सबके सामने तमाचा मार दिया डीएम। त्रिपुरा का है सर, त्रिपुरा डीएम केस है सर। त्रिपुरा में पंडित जी को मारा और दूल्हे को भी किया लगाया, जबकि उनके पास वो प्रॉपर पेपर थे सर, तो अगर जो परमिशन लेटर था। अगर यहाँ पर एक चीज होती कि पहले ही सोच लिया होता उन्होंने कि मैं वहां जाऊंगा, है ना, तो क्या मैं उनको मारूंगा, क्या मुझे मारना चाहिए, है ना। ये तो जनरल डायर बन गए वहां पर, ये सोचे ही नहीं कि क्या ये सही होगा, समाज के ऊपर इसका क्या इंप्रेशन जाएगा, मेरी छवि खराब होगी कि नहीं खराब होगी, क्या ये एथिकल कंडक्ट है ना। अब उनका भी सस्पेंशन हुआ, क्षमा वमा भी मांगे वीडियो बना करके। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए मेटा एथिक्स एक अधिकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो एक बार भी पहले सोचे होते कि हम वहां जाएंगे तो क्या हम ऐसा करेंगे, तो नहीं करते। लेकिन वो जो है, क्योंकि उनको पता होता कि आगे क्या हो सकता है, मीडिया कवरेज हो सकती है, शादी का माहौल है, रिकॉर्डिंग हो ही रही होगी हर जगह, है कि नहीं। तो ये इनको दिमाग में होती है बात, लेकिन वहां गए, ठीक है, क्योंकि डीएम साहब की शादी में इनकी बीवी छोड़ के भाग गई थी, तब से खुन्नस थी शादियों से इनको। अचानक वहां पहुंचे, दूसरी दुल्हन देखे तो उनको आप अपना याद आ गया कि साला मेरी नहीं हुई तो इसकी कैसे होने दूंगा मैं, है ना, मार इसको, है ना। तो अचानक से जो उनकी भावना बलवती हो गई, पहले पंडित को, पहले पंडित, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तू ही है जो शादी करवाता है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना पंडित रहेगा, ना होगी शादी, है ना। ये सब चीजें जो है तभी होती हैं जब उनका पूर्वावलोकन ना किया जाए, हर बिंदुओं पर पहले से सोच के ना रखा जाए कि हो क्या जाएगा जब हम ऐसा कंडक्ट कर देंगे तो। अच्छा भी है, सस्पेंड ज्यादा होंगे तो वैकेंसी बढ़ जाएगी फ्यूचर के लिए, सही है। हाँ, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, है ना, लोग नहीं पढ़े होंगे। अब प्रायोगिक नैतिकता, इसमें मेटा एथिक्स भी जो है रोल प्ले करती है, लेकिन केवल मेटा एथिक्स ही रोल नहीं प्ले करती है, ठीक है। एक्सपीरियंस, ठीक है, नॉलेज एंड एक और चीज, हैबिट, अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। और इसमें एक है सरकमस्टांसेस, यानी परिस्थितियां।
एक्सपीरियंस नॉलेज और इसमें कई चीज आ गई। अप्लाइड, हमने कहा ना कभी कभी हम सोच के जाते हैं लेकिन अचानक से कुछ और हो जाता है ना। डीएम साहब को शादी में बुलाया गया। डीएम साहब पूरी व्यवस्था से, उनका एक खास फैन था, उसने कहा था आओ तुमको सरप्राइज दूंगा, ठीक है मेरी शादी में आना भाई। ठीक है, पुराना दोस्त था काफी पहले, दोनों साथ में पढ़ते थे कॉलेज के टाइम पे। और उसने कहा आओ भाई। डीएम साहब पूरा सज धज के छुट्टी भी मारे थे, निकाले थे उसके शादी के लिए, क्योंकि बहुत खास दोस्त था। गिफ्ट भी खरीदे थे, कैसे भौकाल से जाऊंगा उसका भौकाल बढ़ जाएगा, 2-4 गाड़ी और पीछे लेके जाऊंगा, दोस्त ने कहा है हैं? उसको तो और अच्छा लगेगा जब मैं इस तरह से करूंगा तो। और बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम जो है गुच्ची वाला मार के गए। और वहां पहुंचे डीएम साहब, तो अचानक क्या देखते हैं कि कॉलेज टाइम में जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको ये मन ही मन दिल से प्यार करते थे, उसी के साथ इसकी शादी हो रही है। अचानक से क्या होता है, एक्सपीरियंस खराब हो जाता है उसका अनुभव, और परिस्थिति बिगड़ जाती है अभी। ठीक है, अब उसका जितना मेटा एथिक्स था कैंसी, और वहां जाता है, ठीक है, वहीं डस्टबिन रहती है, उस डस्टबिन में उसके सामने फेंकता है ऐसे, और उसके स्टेज पर न जाकर, स्टेज के सामने जाकर के उसको ऐसे उंगली दिखाता है, तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे कह को चला। तो उसका क्या हो गया, मेटा एथिक्स गड़बड़ हो गया। ठीक, और उसके दोस्त जो वो थे, वो लोग का भी सोचते हैं ये क्या हो गया, इसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा मुझे, है ना, क्योंकि तुम मन ही मन चाहते थे, है ना, तुमसे हमें क्या मतलब, तुमने कहा भी नहीं कभी, है ना, तुम्हारा कोई ऐसा दिल भी नहीं तोड़ा किसी ने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज नॉलेज, कहीं किसी चीज में जा रहे हैं और उस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। जैसे अचानक आपके दोस्त ने कहा भाई बहुत जरूरी है, चलो चलो एक जगह चलना है, तो आपकी आदत है कि आप बहुत सज धज के संवर के जाते हो, वीआईपी बन करके एकदम, है ना, बड़ा खूब मेकअप करके। मान लो आप फीमेल हो, ज्यादा उन्हीं के ऊपर बात सूट करेगी, मौसी मान लो, हाँ, मार जो है दुनिया भर का पुताई लिपाई है, पुताई लिपाई। हाँ, आज निकाला गया वो क्या कहते हैं लहंगा, जो अपनी खास दोस्त की मौसी की बिटिया की शादी में बनवाया था मौसी ने। ठीक, अब पूरा एकदम लकालक बन करके पहुंचती है वहां। उसने कहा कहाँ आना है, कहीं यहाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत भीड़ है, जल्दी आओ। अब वहां पहुंचती हैं, कहती अंदर आ जाओ, फोन करती थी अंदर आ जाओ, यही घर अंदर आ जाओ, है ना। वहां पहुंचते ही दरवाजा खोलते ही मतलब चेहरा एकदम, कि पहले सोची थी जाएंगे और इतना तेज खुशी होकर के मिलेंगे अपनी फ्रेंड से, है ना। होता नहीं कि हम जब कहीं जाते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन लास्ट अट्रैक्शन जाते हैं एकदम खुश होकर मिलते हैं, ये मेटा एथिक्स थी इनकी कि हम जाएंगे, हमको सब अच्छा देखेंगे तो हम अट्रैक्शन आएगा सबको, और फिर उसके बाद हम हंसते हुए सबसे मिलेंगे, जैसे मिलेंगे वैसे गले लगा लेंगे, खूब तेज खुश होंगे, है ना, ऐसे उठा लेंगे पकड़ के, तो ये होगा कि अरे वाह कितना मिले तो कितना खुश हुए, इतना दिन बाद मिले। और जैसे जाती गेट खुलता है ऐसे पकड़ छिपटा लेती, उठा लेती हैं, और तब तक पता चलता है मैयत में पहुंची हुई है, वहां सब रो रहे हैं किसी। ठीक है, तो नॉलेज नहीं था, पूछा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और वहां पर इसका क्या एक प्रश्न पड़ेगा कि ये बड़ी खुश है, देखो सच के आई जैसे शादी में आई हो। तो यानी एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि जो चीज करने जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां मामला क्या है। अचानक से हो गया कि दंगा है जल्दी जाओ,
तो आनन फानन मुंह उठा के नहीं पहुंच जाना चाहिए। पहले पता करो कि कौन सी कम्युनिटी दंगा कर रही है, दंगे का कारण क्या है, लीडर कौन है, ठीक है, लीडर का कौन सा मामा है जो विधायक है, पहले उससे बात कर लूं, है ना, और उससे कह दूं, उससे बात कर ले कि मैं वहां पहुंचूं तो हम लोग बात कर सके, है ना। नहीं पहुंचते ही पता चला पत्थरबाजी शुरू। नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कुछ सोच के जाओगे, तुम्हें नॉलेज नहीं होगी तो वहां कुछ और हो सकता है, और उस कंडीशन में परिस्थिति चेंज होने से कारण, परिस्थिति चेंज होना भी एक चीज है जिसमें कि अप्लाइड एथिक्स पर प्रभाव पड़ता है। कि ये सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और उस सिचुएशन में किस तरह से, अगर मान लो परिस्थिति बदल चुकी है, सब माहौल ठीक था, जहां पर आप गए, जो सोच के गए थे वैसा ही था, ठीक है, वैसा ही था, लेकिन होता क्या है कि अचानक से अब वहां मेटा एथिक्स काम नहीं करेगी, अब मेटा एथिक्स काम नहीं करेगी, क्योंकि आप वहां पर जो सिचुएशन सोच के गए थे वही सिचुएशन थी, लेकिन अचानक क्या होता है, दो चार लोग भड़क जाते हैं किसी बात पर, वहां पर कुर्सी मेज फेंकने लगते हैं, अब सिचुएशन क्या हो गई, चेंज, अब वहां पर अप्लाइड थी, वहां पर अब क्या करोगे तुम, परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं, उस हिसाब से काम करना होता है। अब वहां पर तुरंत तुरंत एक्सपीरियंस काम आएगा, अनुभव, ये काम आएगा, ठीक। ये सब ना हो, कोई नॉर्मल बात है तो सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, दिखाई देता है आपका यहाँ पर मेटा एथिक्स के बाद, ये ना रहे तब भी हैबिट। अगर कोई चीज आपके हैबिट में आ चुकी है तो आपको बिना मेटा एथिक्स के भी अच्छा ही व्यवहार होगा। मेटा एथिक्स का इस्तेमाल किए बिना भी हम अच्छी एथिक्स अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम मान लो चाचा के यहाँ जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में कहीं पहले मेटा एथिक्स आती है कि हम जाएंगे तो चाची का पैर छुएंगे और चाचा का पैर छुएंगे, ठीक है, पापा होंगे उनका भी पैर छू लेंगे, और कोई बड़ा रहा तो पैर छुएंगे, ऐसा सोचते हैं कभी पहले से? क्या हम इसकी मेटा एथिक्स बनाते हैं? है कि हालांकि इथिकल कंडक्ट है, ये इथिकल कंडक्ट है, लेकिन हम जैसे वहां पहुंचते हैं तो अपने आप क्या होता है हमारे, अपने आप पैर छू देते हैं। अब चेतन मस्तिष्क में है वो। क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द हैबिट। तो हमारे हैबिट बन जाती है वो एथिक्स, तो उसमें मेटा एथिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मेटा एथिक्स वहां पर होगी कि अभी कुछ महीने पहले चाचा से तुम्हारी झगड़ा बहुत तगड़ी हो गई थी, बातचीत बंद, अब यहां पर है सोचने की बात, अब यहां पर मेटा एथिक्स लगानी है। क्यों? क्योंकि वैसे तो अचानक पहुंचते तुम पैर नहीं छूते, क्योंकि झगड़ा बहुत तगड़ी हो चुकी, बोलचाल अभी भी नहीं, लेकिन वहां पर और भी बड़े संभ्रांत लोग होंगे, कोई ये क्यों जाने मन में आएगा, छू लूंगा, है ना, फिर मन में आएगा नहीं छूंगा, फिर सोचोगे अगर नहीं छूंगा तो सब लोग सोचेंगे इनके घर में झगड़ा है, तो घर की बात घर में रहे, दूसरा कोई क्यों जाने, आपस में हम लोग निपट लेंगे कभी, है ना। हो सकता है पैर छू लूं तो झगड़ा भी थोड़ा सही हो जाए, है ना। फिर मन में आता है मैं पैर छू लूंगा, चाहे बोलूंगा नहीं कुछ भी, मैं पैर छू लूंगा, बोलूंगा नहीं कुछ भी। अब जैसे वहां पहुंचते हो, दो चार लोगों का पैर छूते हो, चाचा का भी पैर छूते हो, और जैसे तुम चाचा का पैर छूते हो, चाचा तुम्हें गले से लगा लेते, ये हैबिट है उनकी। वो पहले सोचे थे तुम आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जैसे ही पैर छोड़ तुम्हें गले लगा लिया, क्योंकि उनके अंदर पुराना प्यार उमड़ आया, उनकी एथिक्स अपने आप ऑटोमेटिक अप्लाई हुई है, उन्होंने मेटा एथिक्स नहीं बनाई, वो हैबिट ने वहां पर काम किया है। सर इसमें एक और चीज भी तो हो सकती है
कि एक विश्वास है, होप है कि ये आएगा, माफी मांगेगा, फिर से गले मिलेगा, फिर से सब चीज नॉर्मल होगी। हो सकता है कि उसने मेटा इथिक्स उन्होंने बनाई हो, ये भी हो सकता है कि वो भी सोचे हो बैठ करके, 2 मेटा इथिक्स लग करके बहुत अच्छी इथिक्स दिखाई दी गई वहां पर, है ना। वो भी पहले सोचे हो कि अगर उसने बात किया तो करूंगा, अगर आया पैर छुआ तो फिर मैं उससे बात करूंगा, ये हो सकता है उन्होंने भी सोचा। यहाँ पर हैबिट भी हो सकती है ना, कि जब भी वो पैर छूता था उसको गले लगाते थे, आज भी वैसा हुआ। तो अब बात आती है कि अप्लाइड इथिक्स में मेटा इथिक्स का उतना रोल नहीं है, है ना। रोल है लेकिन यही अकेले काम नहीं कर रही, क्योंकि ये कई जगह पर तो फेल होती दिखाई दी। तो इतने कंपोनेंट है और इतने कंपोनेंट हम एक साथ कैसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके लिए इसका एक नॉलेज लेना जरूरी है। ये और ये नॉलेज कहाँ से मिलती है, कौन देता है ये नॉलेज, कहाँ पर उस चीज से संबंधित इकट्ठे हमें सारा चीज मिल जाए, जानकारी इस बात की। एक्सपीरियंस लेने का समय तो है नहीं, जीवन भर हम एक्सपीरियंस ले करके सीखें। सिचुएशन पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सिचुएशन में जा करके झेल करके सीखें। पहली बार, पिछली बार मेरा सस्पेंड हो गया था, ये किया था, अब की बार इस सिचुएशन में मैं ऐसा नहीं करूंगा। केस स्टडी से, राइट, केस स्टडी से। और जैसे तुम लोगों को इथिक्स पढ़ाई जा रही है, इसको पढ़ने से, दूसरों के ऊपर मतलब जो हुआ है उससे, है ना, केस स्टडी वही हो ना सर, दूसरों के अनुभव से भी। तो दूसरों के एक्सपीरियंस का दस्तावेज कहीं हो, केस स्टडी। और नॉलेज बुक, कोई ऐसी किताब हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ें इथिक्स से जुड़ा हुआ, कि उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। उस क्षेत्र, हर क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन होती है। एक चीज जान लो, अभी हमने जितनी सिचुएशन की बात की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स और सोशल इथिक्स की बात किया हमने, प्रशासनिक इथिक्स थी और सामाजिक इथिक्स थी, जिस पर हमने उदाहरण बात की, केस स्टडी करा। लेकिन अगर आप कोई इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, तो क्या वहां पर यह सब जो हमने बात किया वो आपके काम में अप्लाई होगी? नहीं, नहीं ना। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो क्या वहां पर ये सब चीजें अप्लाई होने वाली हैं? ना ये एक्सपीरियंस, ना उसके लिए क्या मेटा इथिक्स होनी चाहिए, है ना। वहां पर सिचुएशन दूसरी होती है, एक पर्यावरणविद के लिए दूसरी सिचुएशन होती है, एक व्यापारी के लिए अलग सिचुएशन होती है, एक अधिकारी के लिए अलग सिचुएशन होती है। हर जगह अलग सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग अप्लाइड इथिक्स हो। ठीक है, यानी अप्लाइड इथिक्स बहुत तरह की होती है और उसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है अभी, क्योंकि वो अलग अलग है ना। जैसे बायो इथिक्स हो गई, जैविक इथिक्स, इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय इथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, नैतिकता, और कौन सा होता है तो सोशल, सामाजिक, नैतिकता। यानी कि हमें मेटा इथिक्स से ज्यादा अप्लाइड इथिक्स का अध्ययन पहले से किए रहे, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, वो हमारी हैबिट बन जाएगा, और हैबिट से गलती नहीं होती है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, इकोनॉमिकल इथिक्स है, बिजनेस इथिक्स है ना। टीचिंग के लिए भी इथिक्स है,
जो आजकल बड़ा एक तो आजकल उसमें डाल दिया गया है शिक्षणात्मक स्थिति। ये एजुकेशनल इथिक्स का एक पार्ट है। इसमें स्टूडेंट का भी होता है, टीचर का भी होता है। और आजकल जो प्राइमरी के टीचर बन रहे हैं उनको ये इसका पेपर शायद पता नहीं, अभी हमारे पास टीचर हैं ये लोग खुद बता देंगे, पता नहीं इसको क्वालिफाई करना जरूरी है कि नहीं, लेकिन उनका जो टीईटी का पेपर होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। इसका एक वो है कहते पेडागॉजी आती तो है, बाल मनोविज्ञान आता है सर। नहीं, एक होती है टीईटी के पेपर में इसका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब चीजें होती हैं, है ना। और इसका तो ये भी प्रोग्राम था कि बीच बीच में टीचर्स की वो कराया जाए, इसकी शैक्षणात्मक नैतिकता एप्टीट्यूड, और इसको प्रशिक्षण भी दिया जाए। अभी तो नहीं हो रहा होगा, आप लोगों का हुआ है कि नहीं? वहां पर टीचर इकट्ठा होते हैं, एक लोग आते हैं बताते हैं सबकी ऐसे करना चाहिए, बच्चे के साथ वैसे करना चाहिए, कमजोर लास्ट ईयर से तो ये ऑनलाइन हो रहा है। डंडा से नहीं पीटना चाहिए बच्चों को, है ना। उस सारे घर का झगड़ा बच्चों को उतार दिया, छोटिया दिया सबको। आज बीवी झगड़ा करके आए थे, सारे बच्चों को पीट दिया, टेस्ट ले लिया, खौरियाए हुए थे। सर बीएड किया था, उस पे पढ़ाया गया था ऑनलाइन। बीएड किया था, बीएलएस इसमें पढ़ाया गया था। सेवारत प्रशिक्षण होते रहते हैं सर ये। हाँ, तो ये इसी का प्रशिक्षण है कि टीचर जो है ऐसा कुछ भी ना करे जो अनएथिकल एक्टिविटी है ना। टीचर जो है आया, 1 घंटा 2 घंटा क्लास लिया, उसके बाद जो है सोचा कि अब तो क्लास नहीं है, जा करके अपना चाय की दुकान बैठा हुआ है, वहां गप्पे लड़ा रहा है ना। क्लास तो नहीं है, लेकिन बच्चों को भी और भी तो ध्यान देखना होता है, और अपना नैतिक मूल्य भी समझो। सरकार तुमको पूरा टाइम को पैसा दे रही है, हालांकि वो वसूल भी लेती है बहुत अच्छे से, है ना। गवर्नमेंट को भी एक चीज सोचना चाहिए कि टीचर जो हैं अगर उनको दूसरे काम में इन्वॉल्व करोगे तो वो अपना इथिक्स गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। प्रशासनिक नैतिकता बनाम शैक्षणिक नैतिकता आ गई है। डीएम साहब को जो है टीम की जरूरत है, चुनाव है, या अचानक से बकरी गणना, सुअर गणना, जनगणना कुछ ना कुछ होती रहती है, उनको टीम की जरूरत है। डीएम साहब उठा के टीचरों को लगा दिए, फालतू बैठे हैं, काम धाम तो है नहीं इनके पास, प्राइमरी पढ़ाना ही क्या होता है ना। लगाओ इनको, उनको लगा दिए, झोंक दिया गया, जाओ। अब क्या वो टीचर उसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है, काउंटिंग करा रहा है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, तो क्या वो जो चीज सिखाया गया है, जो उसका धर्म है कि तुमको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उन पर ध्यान देना है, क्या वो इसके बावजूद भी उसी मनोयोग से बच्चों को पढ़ा पाएगा, या वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अब ये बना क्या हो गया, ये आता है इस तरह का प्रशासनिक नैतिकता, वो भी अप्लाइड है। डीएम साहब ने अपना काम किया क्योंकि उनके लिए जरूरी था, उनको टीम चाहिए, कहां से लाएंगे। और सरकार अभी इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि उस पर्टिकुलर काम के लिए नई सैलरी दे करके किसी को अपॉइंट करे। तो डीएम साहब तो सही काम किए कि नहीं किए। अब टीचर का इथिक्स का यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है कि नहीं गड़बड़ हो रहा है, कि वो निकाल सकता है समय इसके साथ कोऑपरेट करते हुए। पहले हम दीदी पूछेंगे, कहाँ है? हाँ प्राची बताओ, कहाँ है ये हमारी दूसरी टीचर? चली गई क्या? नहीं, तो एक का टीचर बचा हमारे पास, ठाकुर रितु सिंह। अभी अपना मन की भड़ास निकालेंगे। हाँ बताइए।
नहीं, बड़ा सवाल जो असलियत हो नहीं है बताइए। इसका। असलियत ये है, अधिकतर टीचरों को ये एक चीज सी होती है कि इलेक्शन में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, या कोई जैसे इस समय विपदा वाली स्थिति थी तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई, और अभी अभी जो क्लास के दौरान ही 2 मैसेज आए हैं, उसमें एक टीचर हमारी ब्लॉक के वो खत्म हो गए हैं, और एक को भी लखनऊ रेफर किया गया है, बरेली। तो ये जो कंडीशंस थी, इनको देखते हुए थोड़ी दिक्कतें होती हैं लोग, ये चीज होता है, क्योंकि इधर गवर्नमेंट ऐसा नहीं है पैसा नहीं देती, पैसा बहुत आता है इलेक्शन के लिए। इन हैंड टीचरों के 1200 या 1300 रुपए पहुंचता है एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। बाकी सारा पैसा इधर उधर जो खत्म किया जाता है, जो एक कार्मिक के नाम से आता है, यानी थर्ड पोलिंग ऑफिसर जिसको ये 900 रुपए पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर कम से कम 3,000 रुपए का खर्चा होता है। वो 3,000 की जगह पर आप 2,000 देते हुए आप किसी प्राइवेट व्यक्ति से करवा सकते हो, क्योंकि हर जगह आप प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रहे हो। तो प्राइवेट व्यक्ति को एक तरह से उस संस्था को, उस एजेंसी को अंशकालिक तौर पर काम मिलेगा, और उस 2,000 रुपए या 900 रुपए में उस टीचर का खून भी नहीं जलेगा, क्योंकि उसको लालच नहीं है 200, 250, 300 रुपए रात के मच्छर से बचना। या तो आप उतनी सुविधाएं दो, जिन सुविधाओं का पैसा आता है, पैसा ना आता हो तो बात समझ में आती। आप 1,200 रुपए जो दे रहे हो ना दो हमें, लेकिन वहां पर रहने की, उसके व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा के लिए आप प्रबंध करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन जो है, एक इलेक्शन जो है 5 साल में आता है, वैसे तो इसमें हर 1 साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं। तो इन पे भी एक काम होना चाहिए कि एक डेट फिक्स कर दी जाए, एक महीना फिक्स कर दिया जाए कि इस महीने इस डेट में ये इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन एक साथ होंगे या 2 बल्क में होंगे, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के। तो ये अगर कर दिया जाए। दूसरा, आपने एक तरफ कार्य का विभाजन कर रखा है टीचर के लिए, एक पूरा आपने मेन्यू दे रखा है कि आपको इस दिन ये करना है, हफ्ते में आपको ये निपटाना है, इस मंथ तक बच्चों में ये दक्षताएं आ जाएं, तो अब उसको आप फ्री छोड़ो ना, तो दक्षताएं लाएगा। क्योंकि क्रीम पहुंचता है बेसिक स्कूलों में इतने टफ कंपटीशन के बाद, एक पीसीएस लेवल की कंपटीशन होती है लमसम यहाँ पे। उसके बाद आपने टीचर को जो चाहिए है वो चीजें आपने, हम कह रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उस टीचर को समय दो। आप अपने हिसाब से आपने टारगेट दे दिया, साथ साथ में आपने कंटेंट भी दिया, नहीं आपको ऐसे पढ़ाना है, आपको ये पढ़ाना है, आप वो छोड़ दो ना, उस टीचर को कैसे पढ़ाना है उसके लिए वो ट्रेंड है, आप भी चीज में ट्रेनिंग दे रहे हो, वो भी ट्रेनिंग है उसके बाद, तो उससे भी उसका एथिक्स नहीं बिगड़ेगा और आपका भी काम होता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है बहुत परफेक्ट। दरअसल इसमें क्या था देखिए, लेकिन यहाँ पर पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि क्या प्रशासनिक नैतिकता शैक्षणिक नैतिकता पर को प्रभावित करती है कि नहीं। तो आपके उत्तर में हमको ये दिखाई दे रहा है कि करती है। जी बिल्कुल करती है। ठीक है, तो पहले उत्तर को हम इस तरह से फ्रेम करना शुरू करेंगे कि हम क्लियर हैं। इस तरह के प्रश्न आएगा कि प्रशासनिक नैतिकता बनाम शैक्षणिक नैतिकता। सर ये कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए नहीं बने हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की। नहीं, पहले एक मिनट पहले एक ये जो पॉइंट बताए हैं ना, वो इसे लिखने के लिए आता है सीधा सीधा। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अपना जो पहले ऊपर की लाइन होती है उसमें हम कथा नहीं ज्यादा ना बताएं, पहले अपना निर्णय दें। ठीक है, पहले एक लाइन के बाद में हम वहां पर यह दिखा दें कि हाँ करती है कि नहीं करती, पहले आप क्लियर रहो, डाउट मत रहो। अगर आप वहां पर लिख देते हो कि प्रशासनिक नैतिकता प्रभावित नहीं करती है तो उसके फेवर में लिखो, और अगर आपने सोच रखा है, लिख दिया है कि प्रशासनिक नैतिकता प्रभावित करती है शैक्षणिक नैतिकता को, 2 अप्लाइड इथिक्स में झगड़ा, तो करती है या फिर आंशिक रूप से करती है तो वो भी लिख दो कि आंशिक रूप से करती है ना, तो किस जगह पर करती वो भी लिख दो। लेकिन ये क्लियर लिखो कि क्या सोच रहे। उसके बाद इन्होंने जो बताया है बहुत सही बताया है। इसमें 2 चीजें बताया इन्होंने।
है ना। दूसरी वाली चीज उन्होंने एक बताई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का शैक्षणिक एथिक्स में इंटरफेयर बहुत ज्यादा है। तुमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है। अरे भाई उसका ऑलरेडी तुम एग्जाम कंडक्ट कराए तो उसकी ट्रेनिंग कराते हो, वो ऑलरेडी पढ़ा लिखा आदमी है ना। तो उसको आप इतना मत पंचर करो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, बांध के पढ़वा दो किसी से। अभी हम पढ़ाने बैठे हैं और हमको कोई है ना दे दे कि एक वीडियो है, बच्चों को यही देने हैं, वही सुनेंगे, और तुमको क्या करना है कि वो डाउट क्लियर करना है और कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शैक्षणिक एथिक्स के साथ चोट की जा रही है। यूपीएससी बच्चों के साथ भी, टीचर के साथ भी, सबके साथ ये क्या हो रहा है। मतलब वही बात है, मतलब पढ़ाने दिया ना जाए, पढ़ाने ही ना दिया जाए और उसको अपने नाम से पढ़वा रहे हो। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाना है। ठीक है, पीडीएफ ऐसे जैसे अनअकैडमी वाले चलाते हैं, पीडीएफ बनी धरी है, उसमें पीडीएफ चल रही है, बच्चा वही मजे से पीडीएफ देख रहा है, उसमें गोलंडा बनाया जा रहा है ऐसे ऐसे बस। अरे भैया उसको पीडीएफ भेज दो, वो पढ़ लेगा, तुमसे पांचने की जरूरत क्या है। 200 रुपया पीडीएफ भेज दो उसको, उससे ज्यादा तो हम यहाँ अपने ग्रुप में फ्री में डाल देते हैं अच्छे अच्छे नोट, है ना। वहां 2 घंटा उस पीडीएफ को बैठ के काहे देखे। और डाउट पूछोगे तो डाउट नहीं, डाउट क्लियरेंस की अलग क्लास होगी। डाउट बच्चे को उसी समय आता है और उसी समय उसको अच्छे से बताया जा सकता है। जब डाउट क्लियरेंस क्लास होती है, बहुत सारे बच्चे क्लास ले नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल चुके होते हैं हमको आया क्या था डाउट। जी सर बिल्कुल, है ना, हमको डाउट क्या आया ये भी भूल गए। टीचर पूछते डाउट बताओ, कैसे कुछ कुछ याद है, मन नहीं कर रहा है पूछने का डाउट और, है ना। अभी सब क्लियर है दिमाग से हमारे, क्लियर मतलब साफ हो चुका है जो पढ़ाया था आपने। ठीक है, न डाउट बचा न नॉलेज। तो ये जो इंटरफेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स को अपने हिसाब से पढ़ाने ना देना, ये भी गड़बड़ चीज है। तो प्रशासनिक एथिक्स इतना नहीं करना चाहिए वहां पर। तो इनकी बात जो थी, इन्होंने कहीं प्रशासनिक एथिक्स का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो नहीं करना है, क्योंकि आप प्रशासक बनोगे, खुद डीएम बनोगे एक दिन जाकर के, और इन अपना खुद एसी में बैठे रहोगे, कोरोना टाइम पीरियड में टीचरों की ड्यूटी लगवाओगे, है ना। इनको ट्रकों में लदवा करके भूसे की तरह मच्छर काटने के लिए वहां छोड़ दोगे रात में। लेकिन तुम करोगे इसको, तुम ही करना पड़ेगा, डीएम बनोगे। पेट्रोमैक्स से काम करना पड़ेगा उधार मांग के। हाँ, तो ऐसे ही टीचर होते हैं जो डीएम बनते हैं तो अपनी खुन्नस निकालते हैं, जैसे आपका डीएम था, है ना। पता करेंगे तो कोई उसका इतिहास रहा होगा, उसके डीएम ने उसको परेशान किया होगा, तो आज वो परेशान कर रहा है आप लोगों को, है ना। अभी 17 या 18 बैच का है ये लेटेस्ट। अच्छा सर हाँ, तो शिवेंद्र जी अब आते हैं। शिवेंद्र जी की इनकी जो बातें थी एकदम नोट करने लायक थी। रितुल जी, हाँ बताइए। वैसे तो सर रितुल सर ने बता ही दिया, और आपने भी उसमें काफ़ी चीज़ ऐड कर दी कि पहले ये क्लियर करना है उसके बाद बताना है। लेकिन सर इसमें सबसे लास्ट में अगर एक पॉइंट और जोड़ दें कि इसको मतलब इसके सुधार हेतु या इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है। जी सर। तो आपने बता दिया कि प्रभावित करती है, उसके बाद रितुल सर ने बता दिया कैसे प्रभावित करती है। अब जो लास्ट पॉइंट आएगा वो उसमें हम ये लिख सकते हैं सर कि होना क्या चाहिए। बताया था प्राइवेटाइजेशन कर दो, हमको जी 2000 नहीं चाहिए, 2000 रुपये दो, 2 दिन में काम कर देंगे। जी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में से समस्या क्या रहेगी, समस्या ये रहेगी जैसे चुनाव के लिए प्राइवेटाइजेशन ड्यूटी लगा दी गई और कंपनियां करती हैं लाभ के लिए काम सर। हाँ। अभी सर गणना हुई या जो भी हुआ, कंपनी किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, वो अपने लाभ को कमाने हेतु उधर गड़बड़ कर सकती है सर। हाँ, ये चीज क्योंकि कंपनियों का क्लियर फंडा होता है, वो लाभ के हित में ही काम करेंगी सर। आती रितुल जी गड़बड़,
प्राथमिकता नहीं दी, अब बिक क्योंकि जाएंगे मान लीजिए तो। क्योंकि कंपनियों में सर गठन इस पे इसलिए होता है सर। मेरा हाँ हाँ आधार कार्ड, सर आधार कार्ड बैंक में जो ये काम हो रहे हैं, उस ये भी प्राइवेट तो प्राइवेट आदमी को व्यक्ति क्या कर आप रहे हैं, प्राइवेट सस्पेंड कर एजेंसियां। सकते हो? उस प्राइवेट आदमी को सस्पेंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जो दंड विधान आपने आधार कार्ड जो भी बनाने वाली फ्रेंचाइजीज हैं, जो बैंकों ने अपनी जो शाखाएं बनाई हैं बैंक के नाम से, जो उनको दिया है, या जो जन सुविधा केंद्र बने हैं वो तो गवर्नमेंट के नहीं है, उन पे तो प्राइवेट लोग ही काम कर रहे हैं, और वो सारे वो गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं जो तहसील से ऑपरेट होते हैं, बैंक से ऑपरेट होते हैं। और आधार कार्ड जैसी चीज, बायोमेट्रिक डाटा जो व्यक्ति का पूरा जन कुंडली होती है, वो चीज उनके पास सुरक्षित रखी हुई है, वो उसको, और उसके जो है ये केसेस भी आए हैं कि उसका उन्होंने मिसयूज किया है, उसका उन्होंने पैसा भी कमाया है। आप किसी प्राइवेट जगह पे भी जाते हैं, अपना नंबर देते हैं, तो वो भी आपका वायरल हो जाता है, अनर्गल मैसेज, अनर्गल मेल्स आती रहती है। तो जब उन चीजों पे गवर्नमेंट अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है तो इस पे भी कर सकती है, उसके लिए आप नवाचार करें। हाँ, जिस तरीके से अपने आधार की यही तो चीज है सर, ऑथेंटिकेटेड मशीन बनाई है, इस तरह से आप उसके लिए भी कर सकते हैं। यही तो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर ऑलरेडी समस्याएं आ रही हैं, तो हम नई समस्याओं को क्यों लेके आए? ठीक है सर, तो इधर हम ये कह सकते हैं कि सर एक विशेष प्रकार का विभाग बनाना चाहिए सर। उसमें क्या है, क्योंकि सर देश में कहीं ना कहीं चुनाव भी चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गणनाएं होती रहती हैं, स्वास्थ्य की गणना, टीके की गणना, जनगणना, बाघ गणना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सर। तो एक विभाग बना दिया जाए, उसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स ना हो, वर्क फोर्स तो सीमित ही हो, लेकिन उसको थोड़ा टेक्नोलॉजी से मतलब जोड़ें, ताकि वो एक आदमी ज़्यादा ये लोगों तो को काम कर खर्चे सके। वाली बात है ना, अभी ये तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा रहे हो देश के ऊपर। नहीं तो खर्च तो सर बात तो वही है ना सर, अगर आपको विभागों को अच्छे से चलाना है, शिक्षा विभाग को अच्छे से चलाना है, प्रशासन को भी अच्छे से चलाना है, और क्योंकि देश में चुनाव कभी बंद नहीं होते सर, आज इस राज्य में, आज पंचायती, आज ये, आज वो चलते रहते हैं, और वो विभाग खाली नहीं बैठेगा, ये क्लियर है सर। क्वेश्चन में पहले ही बताया गया बजट कम है। बजट नहीं है भाई, क्वेश्चन में बोला था क्या सर आपने ये? हाँ पैसा नहीं है ना। हाँ बोला था। अच्छा बोला था, तो फिर तो सर ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बजट की तो बात बस यहाँ नहीं पर है ये था कि क्या ये शैक्षणिक नैतिकता को प्रभावित कर रही कि नहीं कर रही है? हाँ वो तो कर ही रही है सर। और अगर कर रही है तो क्या निदान किया जाए कि बिना बजट बढ़ाए शैक्षिक स्तर भी प्रभावित ना हो, तो फिर सर इसमें प्रॉपर एजुकेशन भी मिलती रहे, टीचर तो भी फिर सर इसमें एक चीज कर सकते हैं सर, केवल शिक्षा विभाग को ही क्यों, जैसे कि फोर्स में करते हैं, आर्मी में करते हैं, कि जब भी कोई काम आता है तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ कुछ वर्कफोर्स लिया जाता है सर। तो सर इसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं कि अन्य विभागों से भी कुछ कुछ वर्कफोर्स लिया जाए, ताकि विभागों की जो क्रिया मतलब काम है वो भी चलता रहे अपने सुचारू रूप से, और जो नया एक्स्ट्रा काम आया वो भी निपट जाए। अन्य विभागों का भी, सरकारी विभागों के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि फोर्स में ये अप्लाई किया जाता है सर। चलिए ये भी एक ठीक है सोचने वाली। सर जो एक रेप्यूटेड एनजीओज होते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड होते हैं, वो भी सब काम करते रहते हैं। हमें उनको ये भाई वो लोग सर्वे करते रहते हैं, तो उनको अगर बेस मान लें कि भाई इतने साल का भाई ये किया, हमारे 3-4 साल के उन्होंने सर्वे करते गए और हम मान लिया, फिर कुछ सालों बाद गवर्नमेंट खुद अपना सर्वे करे और चेक करें, तो ऐसे हो सकता है हर साल गवर्नमेंट करे जगह 3-4 साल में ही गवर्नमेंट करे, बाकी साल एनजीओ वाले पॉलिटिकल कनेक्शन में होते हैं। एनजीओ वालों को जो है पॉलिटिकल लोग फंडिंग करते हैं, ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा रहते हैं और फंडिंग का लालच होता है। तो इन लोगों को हो सकता है लीगल में, जैसे क्योंकि कोई डोनेट कर सकता है और कोई नेता मंत्री इनको डोनेट कर दिया तो उसके प्रति इनका रुझान रहेगा, और वो डोनेशन लेने से मना भी नहीं कर सकते, उनका पूरा काम ही चलता है। तो जिसने मान लीजिए उनको पैसा डोनेट करता है और फिर और लोग पैसा डोनेट करने लगेंगे इनको, है ना, चुनाव समय कहेंगे कि ये तो एक पैसा हमने टाइगर बचाओ के लिए दिया है, नारी महिला सशक्तिकरण के लिए दिया है, पैसा डोनेट किया है, हम नेता हैं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर उस एनजीओ दिमाग में रहेगा नेताजी ने 20 लाख रुपया दिए हैं, इनको नहीं खुश रखेंगे और ये अगर नहीं विधायक बने तो हमको दोबारा पैसा कहां से देंगे, है ना। तो एनजीओ को शामिल करना यहाँ पर उचित नहीं। सर जो टीचर रिटायर हो चुके हैं उनको बुला लो इस काम के लिए, वो तो बेचारे घर में बैठे ही हैं उनको बुला लो।
हाँ, सही। नहीं ला सकते ना, वो तो जब सेवा से इसलिए निवृत्ति की सेवा गई से क्योंकि हाँ, वो जीवित हो गए थे, उनके कुछ अक्षम है, वो थोड़ी उनका काम कर रहे शरीर काम नहीं कर रहा है, हैं। क्या सेवानिवृत्त हो चुके, करना भी अधिकार नहीं क्या चाहते, है? उनको सेवानिवृत्ति इसीलिए दी गई ना क्योंकि वो कार्य करने में अब कुशल नहीं रहे, असमर्थ हो गए उनकी हैं। क्षमता गवर्नमेंट प्रभावित का हो गई। अधिकार भी तो नहीं है कि उनको कह दे अब। हम्म। हाँ, रजनीश जी ने भी कुछ कहा है, इलेक्शन में यदि टीचर की कमी पड़ती है तो दूसरे डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हैं टीचर्स, वो नॉमिनल स्टाफ क्लरिकल स्टाफ सब जाता है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सब जाते हैं इलेक्शन। नॉमिनल होता है, नॉमिनल। तो ये था भैया अप्लाइड एथिक्स। अगला है 18 सारे सभी तरह के इलेक्शंस देखते हुए 14वां या 15वां इलेक्शन मैंने कराया था, सेंटर से लेकर नीचे सारी नगर पालिकाओं और पंचायत और 14वां या 15वां इलेक्शन था। मुझे किसी अदर डिपार्टमेंट का ना तो मेरे साथ मिला ना मेरे साथ, सारे टीचर ही मिले, टीचर या टीचिंग स्टाफ से जुड़ा हुआ। अब दूसरा चाहे केस। 4th क्लास के भले मिल गए हों। हाँ, तो आप कह रहे हैं दूसरा केस है ना, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड एथिक्स के दूसरे पहलू पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से रिलेट करके आपको किसी दूसरी एथिक्स से अप्लाई करवाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको देखने को आता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल एथिक्स वाला, हो गया मामला, है ना। अभी आ गया आपका प्रशासनिक नैतिकता बनाम पर्यावरणीय नैतिकता। ये अक्सर इसको भी एक आईएएस ऑफिसर को झेलना पड़ता ही है, या रिस्पेक्टिव ऑफिसर को, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एसडीएम हो। अक्सर ये एक बहुत बड़ा बवाल, छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर स्टे लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रशासन के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, कोई एक ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है जहां बिजली नहीं है, ठीक है, बिजली की समस्या है, वो सब एकदम जाहिलों की तरह रहते हैं, और उनका उत्थान करना है कि नहीं करना है? करना है, उनका उत्थान करना, वो भी पढ़ाई लिखाई करे, वहां स्कूल खुलवाने की जरूरत है ताकि वो लोग पढ़े। वहां वहां सड़क की व्यवस्था करानी है कि सड़क जाए, ताकि उन लोगों के उत्थान के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरिया, डीएम साहब ने वहां के एरिया में डेवलपमेंट स्कीम जो कि आई है केंद्र सरकार से, ठीक है, जनजातीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, केस है कि मान लो डीएम साहब हैं, है ना, राहुल है, मान लो डीएम है, और जनजातीय विकास एक योजना आई है और उसमें फंड भी आया हुआ है, और डीएम साहब को फंड पूरा खर्चा भी करना है। ऐसा भी नहीं होता है कि जो पैसा आए वो वापस चला जाए, ये तो खराब होता है, समझ लो। अगर मान लीजिए डीएम के पास पैसा आया है, उनके खाते में, मतलब क्या है कि मान लो 200 करोड़ रुपया पैसा आया है एक परियोजना के थ्रू, और अगर डीएम साहब उसको खर्चा नहीं करेंगे ना, तो भी ये गलत है, उनके ऊपर रेड मार्क लगेगा। तुमको पैसा दिया जाए तब भी तुम काम नहीं कर सकते हो, तो तुम किस प्रकार के प्रशासक हो? समझे? ये नहीं दिखाना है कि सरकार को हम देखो पैसा बचा लिया आपके 200 करोड़, हमने कोनो काम नहीं किया, है ना। 200 करोड़ रुपया बचा लिया आपका सरकार, देखो। ऐसा नहीं होता है, जवाब देना पड़ता है कि तुमने किया क्यों नहीं। सरकार का पैसा है तभी दी है वो, उस पैसे को खर्चा करना होता है आपको। तो अब आप खर्चा कहाँ करो? कहीं ट्राइबल एरिया वहीं खर्चा करोगे ना जहां कमी होगी, कि जहां ऑलरेडी सब बना हुआ वहां बनाने लगोगे। सड़क है, पहले उसको तोड़वाओ फिर बनवाओ, ऐसा तो करोगे नहीं। तो जहां सड़क नहीं होगी
वहां बनवाओगे, ठीक है। जहां स्कूल नहीं होंगे वहां स्कूल लगवाओगे, वो भी ट्राइबल एरिया जहां जंगल होता है। अब आप वहां पर 50 करोड़ का बजट पास करते हैं कि एक नया प्राथमिक विद्यालय जनजातीय क्षेत्र में खोला जाएगा, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन लगभग 5000 की है। इससे और वहां पर छात्रों की संख्या इतनी है, ठीक है, और अतः यहाँ पर नियमतः एक विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए एक इतनी बाई इतने की चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, उसमें इतना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो आपने इस कार्य को घोषित कर दिया, आगे बढ़ा नहीं दिया, टेंडर दिया गया, निकला पेपर में, टेंडर भरा लोगों ने। अब लेकिन इसमें एक चीज है, पर्यावरण को बहुत क्षति हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं विकास कार्यक्रम के लिए, और पेड़ों को काटना ऑक्सीजन की मात्रा में कमी करना है, कोरोना में बहुत जरूरत पड़ती है ना। साथ ही साथ बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं जो जिनको पता नहीं है कि स्कूल क्या होता है, उनको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनका जमीन वहां पर हड़पी जाए, उनके पेड़ काटे जाएं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं हम जैसे वैसे रहें। लेकिन उनके चाहने न चाहने से थोड़ी ना होता है, हमको विकास करना है, वो नहीं जानते हैं, पर हम तो जानते हैं, हमको बैठाया गया है पढ़ा लिखा करके इसीलिए तो, कि हम जबरदस्ती पढ़ाएं ताकि ये लोग आगे जाकर के देश का भला करें। बहुत सारे ट्राइबल मंत्री बने, बहुत सारे ट्राइबल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो क्या ये लोग ऐसे पड़े रहेंगे? हम यहाँ के डीएम हैं तो इनको कचरा बना के रखेंगे? हम भी पढ़ाएंगे, इनको पढ़ाएंगे। अब एजुकेशनल एथिक्स को वहां बढ़ाना है। डीएम का यहाँ पर दायित्व तो भी यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यही कहती है जो सोच रहा है, लेकिन क्या वो सही सोच रहा है? अब यहाँ बहुत पेड़ काटे जाने, जंगल साफ होगा पूरा सड़क से। अब यहाँ पर मान लो कोई दबाव नहीं बना रहा है एनजीओ कि पेड़ क्यों काट रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, साफ पास हो जा रहा है, कोई मान लो कोई परेशानी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन देखा जाए तो पर्यावरण को नुकसान तो डीएम साहब कर ही रहे। नैतिक तौर पर देखा जाए तो पर्यावरणीय एथिक्स का उल्लंघन है कि नहीं, पहले बताओ। कोई नहीं बोल रहा तो ऊपर वाला देखता है, नेचर देख रही है, तुम पेड़ कटवा रहे डीएम। अब क्या किया जाए? केस है तो पहले जो डीएम जिनको बनाया हूं वही बोले, क्या करोगे डीएम साहब? केस ये है, पहले तो ये बताओ कि क्या ये पर्यावरणीय नैतिकता का हनन है या नहीं है। और कुछ मान लो कि इसमें कुछ पर्यावरण वाले भी आ गए हैं जो थोड़ा सा कह रहे हैं कि आप इतने पेड़ काट डालोगे डीएम साहब, नेचर को इतनी ऑक्सीजन देते हैं ये, अब बताओ आप क्या करोगे? कोई आके आपसे ऐसे बोलेगा तो पर्यावरणीय हनन तो है, लेकिन उनके जो ट्राइबल लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए और उनके जो भी है सिक्योरिटीज के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सर लॉस करना पड़ेगा। पेड़ भी काटे जाएंगे, लेकिन उतनी मात्रा ट्राई करेंगे जितना हो सकता है कम मात्रा में काटे जाएं। स्कूल बनाएंगे, थोड़ा सा नगरीय क्षेत्र के पास लाके बनाएंगे। सड़क डाली जाएगी एक, जहाँ पर वो ट्राइबल रह रहे हैं वहां तक सड़क डाली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जंगल के अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाएगा कि वहां पर बहुत सारे पेड़ काट के और स्कूल बना दिया जाए। उधर इसको थोड़ा सा वहां से दूर रखा जाएगा सर, जिससे कि पर्यावरणीय क्षति कम हो, और जिससे हमारे जो भी अध्यापक वर्ग जो भी रहेगा उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहेगी ट्राइबल से। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लो रजनीश जी कहाँ गए? ठीक है, रजनीश जी एनओसी की बात कर रही है। देवेंद्र जी, एनओसी मान लो मिल चुकी है, एनओसी मिल गई है डीएम को, तभी उसने आदेश जारी कर दिया है। पर्यावरण विभाग से एनओसी मिल चुकी है, लेकिन पेड़ तो कट ही रहे हैं। कुछ एनजीओ भी कह रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हो डीएम साहब, इतने पेड़ आप काट दे रहे हो। रजनीश जी हैं, चले गए।
अच्छा गोपाल, जी सर। थोड़ी देर के सोचो कि अभी इनका उत्तर हमने सुना जी। राहुल जी का, अभी आप अपना बताओ कि क्या है। मेरे पास अभी फर्क नहीं है ढंग से। आप डीएम हो तो क्या करोगे? नहीं सुने थे केस? अच्छा ठीक है, केस सुने थे बट मेरे पास अभी वो उत्तर ढंग का मिल नहीं रहा है उससे रिलेटेड। सोचो, यही सोचने के लिए हम कह रहे हैं। अक्षिता, यस सर। सर तुम वहां एक की तो डीएम साहिबा हो, हम बताओ, फील करो एक और बताओ। एक तो जो भी स्कूल है वो या तो बफर जोन में बनेगा या ट्रांजिशन जोन में बनेगा, जो भी, क्योंकि आप कोर एरिया में बना नहीं सकते। और अगर वहां पे जितने भी पेड़ कटेंगे, उसके जितने कटेंगे उसके बदले आसपास उतने ही ट्रीज ग्रो प्लांटेशन करी जाएगी, ताकि और उसका रिप्लेसमेंट हो सके। बहुत एंड अच्छा, वहाँ गुड। और उसके बाद वहां पे रोड, ऑब्वियसली बात है, रोड बनेगी तब भी पेड़ कटेंगे, तो रोड के अक्रॉस दोनों साइड ट्रीज प्लांटेशन की जाएगी। और वो जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होगा, आजकल एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल आ रहे हैं जो कि कम हार्मफुल हैं, तो वो भी यूज होगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को कम नुकसान होगा। जो कि इमेज है कि ट्रीज कटेंगे या कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सर ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल राहुल, तुमसे ज्यादा मार्क्स इनके लिखने पे वाले पे मिलेगा, है ना। अक्षिता को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तुमसे। उसका कारण इन्होंने बिल्कुल सोल्यूशन सर। बताया है जी सर। कि जितना हम पेड़ को क्षति पहुंचा रहे हैं उतना हम उस क्षति को पूर्ति करेंगे, क्योंकि पर्यावरण विभाग से एनओसी मिल चुका है, गवर्नमेंट का फंडिंग आया है, हमको काम करना है, ट्राइबल्स का विकास भी करना ही है ना। तो अभी डीएम के पास दो ऑप्शन थे, एक करे एक ना करे, है ना, है ना। तो वहां पर वो कहता, कुछ लोग ये भी लिखेंगे कि नहीं मैं वहां पर नहीं करूंगा, तो वो उनको तो 0 मार्क्स मिलेंगे, निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो अपने दायित्व से भाग रहे हैं, फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो वहां पर हम इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। पर्यावरणीय नैतिकता को देखते हुए प्रशासन करना है। एनओसी मिल चुकी है डीएम साहब को, क्योंकि प्रशासन में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो ट्राइबल का विकास करना ही है, एनओसी मिल गई है। लेकिन आपने जब यहाँ पर एनजीओ वाले भी हैं तो उनको भी आपने संतुष्ट कर दिया कि आप पेड़ कितना कटेंगे उतना हम लगाएंगे, पेड़ दोनों तरफ लगाएंगे, सड़क के पूरे में और सिटी में भी लगाएंगे पेड़, जहां नहीं लगे वहां भी लगवाऊंगा मैं, और उसको मैं क्षतिपूर्ति को बैलेंस करूंगा। और इससे शहर के अंदर भी ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, ग्रीनरी बनी रहेगी, रोड पर छाया भी बनी रहेगी, ग्रीन कॉरिडोर भी बनवाऊंगा, आप बोलो, है ना। साथ ही साथ सर प्रयास किया जाएगा और कि ये सब जो 50 करोड़ रुपया हम इस प्रोजेक्ट के लिए खर्चा कर रहे हैं, उसी में से 5 करोड़ निकाल के करें। और सर पहले ही कर दे ज्यादा अच्छा है, पेड़ कटवाने से उसी पहले में अगर से लगवा दिए एक्स्ट्रा जाए। पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, उसी में से 5 करोड़ निकाल करके ये सब काम करवाया जाए। कॉरिडोर बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, सब मामला सेट हो जा रहा है यहाँ पर। दूसरा चीज, राहुल को निगेटिव मार्क्स मिलेगा यहाँ पर एक जगह पे, जिन्होंने बोला कि ट्राइबल एरिया से दूर अर्बन सेंटर के पास स्कूल बनाएंगे, सड़क तो हम बनवा ही रहे हैं। तो ट्राइबल के बच्चे जो हैं वो वहां जाएंगे कैसे? उनके पास इतना पैसा नहीं है ना, कि वहां जाएं आए, है ना। तो आपने तो कोई बस चलाने की बात करी, और बस चलाना खर्चीला है, क्योंकि बस चलाओगे। साथ ही साथ सर इसीलिए तो बनवा रहे हैं, उधर अर्बन में तो पहले से ही होगा, सरकारी का पैसा खर्चा होगा। और दूसरी चीज, ये जो ट्राइबल बच्चे हैं, अर्बन सेंटर में आप किसी को मना नहीं कर पाओगे जब अर्बन सेंटर का कोई बच्चा वहां पढ़ेगा और ट्राइबल बच्चा भी वहां पढ़ेगा, दोनों में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल काम है अभी। तो पहले उनको बेसिक लेवल पर वहीं पर डेवलप करो, ग्रो करो, उसके बाद उनकी मिक्सिंग करो आगे में, है ना। तो इससे क्या, और दूसरी चीज, वहां पर कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूर जाने के बारे में सोचने से ही कभी का ये लोग घबराने लगते हैं कि ये अपने जंगल के क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इनकी मेंटलिटी होती है कि वहां कहाँ जाएंगे, वहां पता नहीं हमारे बच्चे से ये बंधुआ मजदूरी न करवाने लगे, ठीक है, ये सोच होती है।
तो वहां पर पहले एक स्कूल खोल के इनको धीरे धीरे, अभी सब लोग एडमिशन भी नहीं लेंगे यहाँ पर, शुरुआत में केवल 5-10 लोग एडमिशन लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब यहाँ बहुत मेहनत करनी है एजुकेशन को प्रमोट करने में। तो तुरंत ही बस चलाओगे, 2 बच्चों के लिए बस आएगी जाएगी तो खर्चा नहीं पड़ेगा, और दूसरा चीज लोग फिर उस बस से भेजेंगे भी नहीं। और आपने बस वाला बताया भी नहीं बोला था, शायद हम सुने नहीं थे। वाहनों को चलाना और ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण का है। हाँ, तो वो थोड़ा सा और खर्चीला भी है, इसमें और हो सकता है, लंबा खर्चा है, और वहीं पर डेवलप करना है ना, ट्राइबल एरिया का विकास करना है ना, कि नहीं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टास्क क्या था डीएम साहब का, जनजातीय क्षेत्र का विकास। तो जनजातीय क्षेत्र का विकास कैसे करोगे? जब जनजातीय क्षेत्र में छोटा सा हॉस्पिटल हो, जब जनजातीय क्षेत्र में स्कूल हो, जब जनजातीय क्षेत्र में खंभे गड़े, जब जनजातीय क्षेत्र में पावर हाउस हो, तो जनजातीय क्षेत्र का विकास तो तभी माना जाएगा ना जब उसके क्षेत्र में किया जाए काम। और टास्क क्या था जो आपको दिया गया था? जनजातीय क्षेत्र का विकास करना आपको काम दिया गया, और आपने क्या किया? जनजातीय क्षेत्र में विकास ना करके जनजातीय क्षेत्र के कुछ लोगों के विकास का बारे में सोचा, और अर्बन एरिया में आपने उसको लगाया। तो यहाँ पर डेवलपमेंट तो अर्बन एरिया का हो रहा है, या ये तो वैसे वैसे रह जाएगा, जंगली रहेंगे, फिर वो विकास कहाँ हुआ, अर्बनाइज कैसे होगा? तो इस कारण से जो टास्क दिया गया था केस स्टडी में वो फुलफिल नहीं होता। लेकिन अब सीता वाली जो उन्होंने तथ्य प्रदान किए वो काफी सेटिस्फैक्ट्री और बहुत एग्जैक्ट है यहाँ इस बिंदु के आधार पर। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने ये भी पढ़ा। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकता है, नहीं तो ये भी खत्म। जी सर। इसमें सर एक और, हाँ बोल। इसमें सर एक चीज जोड़ सकते हैं कि जो पेड़ काटे जाएंगे, प्रयास किया जाएगा कि सर उसी प्रजाति के पेड़ अधिकतर लगवाए जाए जो वहाँ की मतलब बहुतायत में पेड़ पाए जाते हैं, ताकि वहाँ की जैव विविधता भी सुरक्षित बनी रहे और जो वहाँ की पारिस्थितिकी है वो सेम बनी रहे, उसमें बदलाव ज्यादा से ज्यादा ना आए। अब झाड़ झंखाड़ है वहाँ जला दिए, काट दिए, सर तो काटने से पहले पूजा करेंगे बाबा। सर पहले लगवा दे जाए तो अपोज भी नहीं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? हम कह रहे काटने से पहले, अगर जहाँ पेड़ कटवाने से पहले, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो, हाँ आ रही, बताओ। हम कह रहे पेड़ कटवाने से पहले पोज हो रहा है इधर उधर का, वो भी बंद हो जाएगा। वो लोग भी देखेंगे कि हाँ ये काम चल रहा है पेड़ लगाने के ऊपर। तो तुम्हारा साथ ही साथ हो, इतना टाइम कहाँ रहता है? तो तुम्हारा सर इसमें एक पॉइंट ये जोड़ सकते हैं। क्या टाइम नहीं है? तुम्हारा वाला मजा नहीं आई। जैसे इसमें सबसे पहले जहाँ भी जो ट्राइबल एरिया है वहां पर हमें जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कराना है एकदम तो नहीं करा सकते। उसके लिए सबसे पहले वहाँ की जो हमें भूमि की उपलब्धता देखनी पड़ेगी। हो सकता है उस ट्राइबल एरिया में जहाँ पर हमको जो भी स्कूल, हॉस्पिटल, पावर हाउस ये चीजें लगानी है तो वहां पर पेड़ कम से कम काटने पड़े, क्योंकि वो लोग वहां रह रहे हैं, थोड़ी बहुत तो खेती कर ही रहे हैं। जैसे हम इधर भूमि का अर्जन करते हैं वैसे ही करते हैं। अब रही बात रोड लिंकिंग के लिए, तो रोड लिंकिंग का एक विकल्प ये हो सकता है कि पेड़ ना काटना पड़े। सभी जंगलों में एक जो वन विभाग वालों की ट्रांसपोर्ट रोड होती, उस रोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर मेंटेनेंस करा सकते हैं कि उसमें उस रोड पे कहीं ना कहीं कहीं भी पेड़ नहीं होते। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि कम से कम पर्यावरण को क्षति, कुछ ना कुछ तो रुकेगी क्षति इससे। ये वाला पॉइंट फिर से बताइए अभी क्या बोले, यही लास्ट वाला फिर से बताइए। देखो सबसे पहले तो जो अगर हम देखते हैं रोड लिंकिंग का, तो शहर से या जो भी मुक्त सड़क होती है उससे जंगलों में जाने के लिए अंदर मोटर रोड होती है हर सभी जंगलों में। तो वो जो मोटर रोड है वो पहले से ही बनी हुई है, जिसका प्रयोग जो है वन विभाग वाले पेट्रोलिंग वगैरह में करते हैं, और उसकी चौड़ाई भी इतनी होती है कि उस पर 2 गाड़ियां बराबर से निकल जाए या एक ट्रक पास हो सकती है आराम से।
तो चूंकि शुरू में हमें कम रखना है तो हम उस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं संपर्क के लिए। नहीं तो आपका दूसरा, आदिवासी क्षेत्रों में एक मिनट इस तरह का नहीं लिखना है। सर वो कच्ची रोड हो जाएगी ना, पक्की रोड तो होगी नहीं। एक मिनट, कच्ची नहीं विपुल जी, वो तो अंदर जाने के लिए नहीं जंगल में उस जाने के रोड लिए पे रोड मेंटेनेंस कराना है ना हमें। देखो ये गड़बड़ लिख दिया आपने, इसमें नाम इसमें मार्क उस रोड पे हमें मेंटेनेंस कराना है ना। केस स्टडी में कहीं ऐसा दिया नहीं गया है कि वहाँ पर आप रोड जाओगे, है। केस स्टडी में ऐसा कहीं दिया नहीं गया है कि वहाँ रोड है। वो सब जंगल में है, उनका विकास। लेकिन व्यवहारिक रूप से और उसमें मैप में तो दिया ही होता है ना सर, जो भी आपको मिलेगा एरिया वहां पर नहीं, बिल्कुल होगा अगर जंगल है। केस स्टडी में जो दिया गया हो सर्कमस्टांसेस, उसी के आधार पर बताना होता है। अपने मन से एजम्पशन नहीं करना है। जैसे उसमें दिया गया है कि आपको सड़क बनवानी है, इसका मतलब कि सड़क नहीं है वहां, बनवानी ही है ना। या तो आप प्रोजेक्ट टाल सकते हो या फिर सड़क बनवा सकते हो। अब उसमें पगडंडी थी कि नहीं थी, ये चीज नहीं मेंशन है तो हम उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें केस में दिया ही नहीं गया होगा। तो उसमें ये हो सकता है उन क्षेत्रों का चयन करें, उन क्षेत्रों का चयन करें जहां पर पेड़ कम से कम हमें काटने पड़े। हाँ, और ये कर सकते हैं। पेड़ जो हैं वो सूख चुके हों, ये एक कर सकते हैं। दूसरा, जहां पर हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है, वहां पर कोई भी निर्माण का काम करना है, वहां पे भी हमें देखना है कि एक तो वो आदिवासी क्षेत्र से दूर ना हो ज्यादा, जो उनका एरिया है उसके आसपास हो, ताकि और वहां पर पेड़ों की सघनता जो है वो कम। हाँ, ये सब चीज इससे थोड़ा हम बचा इसमें सकते हैं। उसी लाइन में कम से कम वृक्ष काटे जाएं, ऐसी जगह को देखा जाएगा। और सर ऐसे एरिया में सर एक बार एक चीज और ऐड कर लूं मैं, और जरूरत नहीं है हाई लेवल का हो जाएगा। गुप्ता जी एक पॉइंट, हाँ, एक लोग खत्म कर लो, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। हाँ। एक पॉइंट रह गया मेरा। और दूसरा, क्योंकि जैसे एनजीओ की हम बात करते हैं तो एनजीओ के माध्यम से वहां हम जागरूकता ला सकते हैं पढ़ाई के प्रति। कोई मूवी दिखा के या उनकी जो भावना है उनको समझते हुए उनकी भाषा में कोई ऐसे नुक्कड़ नाटक इस तरह से दिखाएं जो उनको शिक्षा के प्रति, समाज की मुख्य धारा के प्रति जोड़ने में सहायक हो। तो उसमें एनजीओ की सहायता ली जा सकती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें स्टेप करना चाहिए। या क्योंकि अगर हमने एकदम सीधा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दिया तो गवर्नमेंट का पैसा भी खत्म होगा और वो चीज जो बनाई गई है वो सफेद हाथी की साबित हो सकती है। ठीक है। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करूं? हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करो। जो सर रितुल सर ने कहा है कि देखना चाहिए कि कहाँ पेड़ कम है, वो सब है, वो ऑलरेडी हाई लेवल का है। मतलब कि उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA होता है, वो गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशली, क्योंकि इससे सोशल इम्पैक्ट आता है, तो ऑलरेडी इसका पार्ट है ही है। ये बस मैं ऐड करना चाह रहा था, नहीं तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एकदम कोर ये तो मैं सड़क ऑर्डर दिया था, सड़क काट के सीधे बनाना शुरू कर दिया। सर और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इसमें इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो एजेंसी से ज़्यादा वहाँ के ट्राइबल लोगों को वहाँ के बारे में जानकारी होगा, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी ग्राउंड लेवल पे सर और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। देखो वहाँ के जो भी केस स्टडी से थोड़ा भटकाव हो गया। दरअसल मामला यहाँ इन्वायरमेंटल इथिक्स था, वहां पर केवल यही दिक्कत थी। सोशल इथिक्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी। जनता को इन्वॉल्व करना, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व करना, ये लाइनें फर्जी लाइनें, क्योंकि यहाँ जो मामला है इन्वायरमेंटल इथिक्स के साथ चल रहा है, तो एक्स्ट्रा फर्जी लाइनें लिखने कोई मतलब नहीं बनता है ना। सही, क्योंकि ये नहीं कहा है ना कि ट्राइबल लोग विरोध कर रहे हैं, ये कहा है कि एनजीओ विरोध कर रहे हैं, एनजीओ को सैटिस्फाई करना। एनजीओ एनवायरमेंट वाली एनजीओ हैं, उनको ऐसे ठीक करना है। हाँ, ट्राइबल थोड़ा विरोध कर रहे हैं, ट्राइबल के लिए फिलहाल आंसर होगा। तो यहाँ पर एनजीओ को सैटिस्फाई करना है, ये बताकर कि हमारे पास पर्यावरण विभाग के नोसी है, लेकिन ये भी हम बता दे रहे हैं कि पेड़ जो कम हो रहे हैं, आपको इस बात की चिंता है, तो हम उतना पेड़ उससे ज्यादा लगवाएंगे। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए ग्रीन सर। कॉरिडोर कितना पैसा उसका सबसे बेस्ट था।
अभी सर, तक का सबसे। हाँ ये तो जैसे आपने कहा कि हम लगवाएंगे, अगर हम पहले ही लगवा दें तो अरे एनजीओ कैसे हमारे लगवा पहले। दोगे यार, प्रोजेक्ट हमारे पास आज आया है, हम्म। हम पहले से जो है पेड़ लगवाए बैठे हुए हैं उनको शांत करने के लिए अरे मेरी कि बात हम समझिए। ग्रीन कॉरिडोर बनवा देंगे इसी पैसे से, नहीं नहीं, सुनिए शहर में तो। भला होगा। जैसे इससे प्रोजेक्ट ज्यादा आया पेड़ है, लगवाऊंगा मैं किनारे किनारे, शहर में भी उसी हरियाली खुशहाली। सर नहीं उसी प्रोजेक्ट आया है तो क्या हम तुरंत आज ही इसको पूरा कर देंगे क्या? मेरे पास अरे सड़क का अगर बनवाना, कोई प्रोजेक्ट आया है मतलब और उसको अभी होल्ड करके रखेंगे। ऐसे पैरेलल काम प्रोजेक्ट, चलाओ ना, पैरेलल कराने में तुम्हें क्या दिक्कत है? 50 करोड़ आया है, 5 करोड़ उधर फेंको तो सर शुरू हो। उसी एनजीओ से पेड़ लगवाएंगे पैरेलल सर, पैरेलल पैसे कराइए, देंगे। हाँ पैरेलल हाँ कराइए। पहले नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम भगवान हो, तुम जानते हो कि हाँ हमारे पास स्कीम आने वाली है, हैं? मतलब हम आने तो के काम बाद करना। उस काम को थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं। रोक क्यों कर? काम को रोकना अपनी प्रशासनिक दायित्व को है, रोकना गलत बात होती है, ये भी इथिक्स नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स में ये नहीं है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको तुम होल्ड कर दो किसी दूसरी चीज की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। अपने काम को होल्ड करना गलत बात है। टाल मटोल एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स में नहीं चलती है, ये बात पे तुम्हें निगेटिव मार्किंग मिलेगी, क्योंकि तुमने क्या किया, तुम अपने दायित्व को टाल रहे हो, तुम पेंडिंग कर रहे हो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को। तो कॉरिडोर बन जाएगा, पूरा पेड़ लग जाएगा, पेड़ लग जाएगा पेड़ बड़ा हो जाएगा, पेड़ से जस्ट फल आने लगेंगे। एक सेकंड सर, एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, अभी जो आपके यहाँ लखनऊ में पेड़ लगाए गए थे, एक दिन में अखिलेश ने पेड़ लगवाए थे, एक दिन में कितने पेड़ लगवा लिए थे? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक दिन में कौन सा हमारे पर तो लग जाएगी? अरे एक दिन कॉरिडोर का, बनवाना कठिन काम होता है। अरे पेड़ तो लग जाएंगे बहुत सारे, पेड़ तो तो लगवा ही सकते हैं। ऐसे आनंद फानंद काम नहीं होता, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होते, कॉरिडोर बनाना और ये सब चीजें, इतना आसान चीज नहीं होता है ना। अखिलेश यादव ने 21 करोड़ पेड़ लगाए, लेकिन जिंदा कै करोड़ बचे हैं पता करो। हाँ सर, मैं यही बोलने वाली थी कि मतलब पेड़ लगाएंगे और सब उसका खत्म हो गए, संरक्षण भी करेंगे, ये चीज बोलना पड़ेगा वहां एक पर। पेड़ चला गया। जब पेड़ सरकार वही तो लगवाती सर, है, ये एक दिन में नाम करने के लिए नहीं लगवाना है, यहाँ तो जिंदा रहे, उनका रख रखाव रोज का रोज देखना होगा, पानी डलवाने के लिए लोग रखने पड़ेंगे, खर्चा है उसमें। वो तो एक दिन लगा दिए पेड़, दोबारा न कोई पूछने आया न पानी देने आया, सब एक पेड़ जिंदा नहीं है, सब खत्म। एक आध तो बच गए होंगे, बच गए होंगे, ठीक है। वो तो केवल नेता लोग अपना एक भौकाल मेंटेन करने के लिए, अपनी इन्वायरमेंटल इथिक्स दिखाने के लिए, जबकि वो इन्वायरमेंटल इथिक्स नहीं है, वो एक वोट बैंक की राजनीति है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम, वो पॉलिटिक्स इथिक्स है सर, वो पॉलिटिकल इथिक्स है ना। हालांकि पॉलिटिकल इथिक्स भी नहीं है, वो केवल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इथिक्स नहीं है वो, है कि नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ, वोट बैंक की नीति, ठीक है। चलो ठीक है यहाँ पर ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट आता है टाइप इथिक्स का, इसकी केस स्टडी आज हो नहीं पाएगी, फिर हम लोग कल ही पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि फिर इसको फिर जल्दी निपटाना पड़ेगा। नॉर्मेटिव इथिक्स बनाम डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। हाँ बता देते, दो इथिक्स और इसके बाद दो इथिक्स हैं जिनके बीच तुलना आती है जी। विवरणात्मक इथिक्स एवं क्या कहते हैं उसे, नॉर्मेटिव को क्या कहते हैं, नियामक, शायद नियामक है, निर्देशात्मक, सॉरी निर्देशात्मक। फिर इसकी केस स्टडी। कुछ लोगों का दिमाग सही चलना शुरू हो गया, समझना एकदम। अब इससे क्या होता है, बात करते समय हमें पता चलता है कि वहां पर किस चीज पर सोचना होता है और किस चीज पर नहीं सोचना, है ना। सर इंग्लिश में बता दी फिर से जरा। नॉर्मेटिव इथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव इथिक्स।
हैं? ठीक। कल का चैप्टर और इसकी केस स्टडी करेंगे, हर टॉपिक और उसकी केस स्टडी है साथ साथ। ठीक है भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।